अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीद पीरज़ादा। 2 अगस्त 2024 मेरे पास पाकिस्तान के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी हैं और उसका एनालिसिस भी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को खोलें, इसके ऊपर डिस्कशन करें, कमेंट्स करें, इसे शेयर करें। और ये जो सो कॉल्ड फायरवॉल है, जो असल में फायरवॉल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है, उसका मुकाबला करने में इससे मदद मिलती है। और इसी फायरवॉल और सोशल मीडिया जो स्ट्रेटजी है चौधरी निज़ामुद्दीन की, उसके हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है। अब सबसे पहले इस चीज़ को एब्जॉर्ब करें कि आज के दिन में 2 अगस्त 2024 को अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव पब्लिकेशन ड्रॉपबॉक्स ने ये क्लेम किया है। अच्छा, ड्रॉपबॉक्स वही पब्लिकेशन है जिसे इंटरसेप्ट की टीम ने कायम किया है, जिसमें रायन ग्रिम है, मुर्तज़ा हुसैन है और बहुत से लोग हैं। ये चंद हफ्ते पहले ये नई इन्वेस्टिगेटिव पब्लिकेशन टीम जो है ये खड़ी हुई है। ड्रॉपबॉक्स ने अपनी एक स्टोरी में जो आज छपी है ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान आर्मी के सैकड़ों अफसरान को एक सोशल मीडिया टीम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जो सोशल मीडिया टीम है इसको नाम दिया गया है आर्मी आगाही नेटवर्क, AAN, यानी आर्मी अवेयरनेस नेटवर्क। और ये जो आर्मी अवेयरनेस नेटवर्क है, ये जैसे उर्दू में आर्मी आगाही नेटवर्क कहा जा रहा है, इसे 2023 में कायम किया गया। खबर इसकी अब लीक हुई है और इसे ISPR इसकी तमाम एक्टिविटी को सुपरवाइज कर रहा है। इसमें सीनियर अफसरान ऊपर से अप्रूव करके मैसेजेस और कमेंट्स देते हैं और फिर ये सैकड़ों आर्मी के जो जूनियर अफसरान हैं, ग़ालिबन सेकंड लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन हैं, ये उन्हें पोस्ट करते हैं। अच्छा, अब ये यूँ अकॉर्डिंग टू ड्रॉपबॉक्स पाकिस्तान आर्मी के अफसरान को एक डिजिटल सोल्जर्स के अंदर या डिजिटल वॉरियर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, रेजिंग सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि क्या पाकिस्तान आर्मी के डिसिप्लिन, पाकिस्तान आर्मी एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो ये ओथ उठाते हैं कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से लाताल्लुक़ रहेंगे। यहाँ पर उनको पॉलिटिक्स की भट्टी के अंदर बाकायदा तौर पे झोंक दिया गया है। अगर ड्रॉपबॉक्स का ये क्लेम और ये स्टोरी सही है, लेकिन ड्रॉपबॉक्स का दावा ये है कि आर्मी ही के अफसरान जो इस टीम के अंदर आर्मी आगाही नेटवर्क में काम कर रहे हैं, उन्होंने ही ड्रॉपबॉक्स को टिप ऑफ किया है और उन्हीं की दी गई ये स्टोरी है। और उसमें बहुत सी एविडेंसेस और बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं वो ड्रॉपबॉक्स की टीम ने दी हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि आर्मी के अफसरान जो हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी के रोल से डाइवर्ट करके एक ओवरटली पॉलिटिकल रोल दे दिया गया है। यूँ तो हम कह सकते हैं कि फ़ौज के मुख्तलिफ लोगों को पहले ही ISI को एक पॉलिटिकल रोल दिया हुआ है, लेकिन अब अगर ये नॉन ISI ऑफिसर हैं तो आप ये समझें कि पाकिस्तान आर्मी की पॉलिटिक्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है उसको एक टोटली डिफरेंट लेवल के ऊपर रेज कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आर्मी आगाही नेटवर्क के अंदर जो सैकड़ों नौजवान अफसरान हैं, सेकेंड लेफ्टिनेंट हैं, लेफ्टिनेंट्स हैं, कैप्टन्स हैं, ये कर क्या रहे हैं? मोडस ऑपरेंडी क्या है इस आर्मी आगाही नेटवर्क की? तो जनाब, जो दावा किया है ड्रॉपबॉक्स ने इन अकॉर्डेंस विद द सोर्सेज, वो ये है कि ये 3 किस्म के टारगेट्स कर रहे हैं। ये इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, जजेस को, सुपीरियर जुडिशरी के हाई कोर्ट के जजेस को, और जो जर्नलिस्ट हैं जैसे मेरी तरह की जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर जो की जर्नलिस्ट हैं, उनको ये आर्मी आगाही नेटवर्क जो है ये टारगेट कर रहा है। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाते हैं, ये ट्विटर के ऊपर जाते हैं, ये फेसबुक पे जाते हैं, जो इनको अप्रूव्ड कमेंट्स या लाइन दी जाती है उस हिसाब से ये वहाँ जाकर प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा, फिर ये है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं अपने इफ़ेक्ट को एम्पलीफाई करने के लिए, ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए। इनको मुख्तलिफ़ किस्म के फेक नाम दिए गए हैं, कई दफ़ा ये नंबर नाम भी हैं। इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो लड़कियों के, उनको नाम है, उन्होंने लड़कियों की कार्टून पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ये लड़कियों की तस्वीरें लगाई हुई हैं। और आप में से अक्सर आपने इस किस्म के बहुत से ओवर नेशनलिस्टिक किस्म के या हुकूमत के फेवर में या इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने ऐसे ट्विटर अकाउंट डेफिनेटली तौर पे देखे होंगे जहाँ बड़ी खूबसूरत किस्म की दोशीज़ाएँ जो हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई होती हैं या उनकी ड्राइंग्स जो हैं लगाई गई होती हैं, इमेजेस लगाए गए होते हैं। ये सारे के सारे बेचारे लेफ्टिनेंट्स हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट्स हैं, कैप्टन्स हैं, जिन्हें ये काम जो है ये सौंपा गया है। एक एग्जांपल इसकी ये है कि फॉर इंस्टेंस जो कोट किया है ड्रॉपबॉक्स ने कि इस किस्म के बाज़ अकाउंट्स जिनकी पूरी एग्जांपल्स उन्होंने दी हैं और उनको उन्होंने चेक भी किया है साइंटिफिकली कि कैसे ये इनऑथेंटिक अकाउंट्स हैं, ये जेन्युइन अकाउंट्स नहीं हैं। वो ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि IMF के साथ ताल्लुकात जो है वो इमरान खान ने ख़राब किए। पहले उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज ले लिया,
फिर जो कमिटमेंट्स की उसको पूरा नहीं किया, जिसके नतीजे में IMF और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए और पाकिस्तान के जो मौजूदा माशी मसाइल हैं उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पड़ती है। जहाँ जजेस का जिक्र आता है वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स की स्टोरी ने हमें बताया है कि एक पर्टिकुलर टारगेट जो इस आर्मी आगाही नेटवर्क का है वो जस्टिस बाबर सत्तार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। याद रहे कि जस्टिस बाबर सत्तार उन 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान में हैं जिन्होंने वो ख़त साइन किया था सुप्रीम कोर्ट के लिए और जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि स्टेट की आर्मी की एजेंसीज़ जो हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, वो जज साहिबान को हरासा कर रही हैं, प्रेशर डाल रही हैं इमरान खान और बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ केसेस में अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार का महज यही जुर्म नहीं है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने उन 6 जजेस के साथ साइन किए थे, बल्कि उन पर जो बहुत बड़ा गुस्सा है वो ये कि वो बुशरा बीबी का और साकिब निसार साहब के साहिबजादे का एक केस जो है वो 1 साल से उन्होंने उठा रखा है, जिसमें उन्होंने रियासती इदारों को, जिसमें इंटेलिजेंस है, जिसमें IB है, जिसमें FIA है, जिसमें ISI है, जिसके अंदर PTA है और जिसमें टेलीकॉम एजेंसीज़ हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ हैं पाकिस्तान की, उन्हें जस्टिस बाबर सत्तार ने बारहा बुलाया और उन्हें ये कहा कि मुझे ये एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तान में वो कौन सी एजेंसी है या वो कौन सा हुकूमती इदारा है जिसके पास लोगों के टेलीफोन कॉन्वर्जेशंस को टैप और रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी है, उसके पास इजाज़त है, जो कर सकता है, और ये कैसे जो है सोशल मीडिया के ऊपर लीक हो जाती हैं। और आपको पता है कि उसके बाद से मसलसल बाबर सत्तार साहब के ऊपर हमले किए गए, उनको टारगेट किया गया, उनके घर वालों को टारगेट किया गया। इस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर ड्रॉप बॉक्स ने बाकायदा ये ट्विटर हैंडल दिखाए हैं आर्मी आगाही नेटवर्क के, जिन्होंने बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड को, उनकी फैमिली के ग्रीन कार्ड को, उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स को, उनके स्कूल की डिटेल्स को, उन तमाम चीज़ों को जो है रखा है, उसको लीक किया है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक बड़ा केस भी बना है, जिसमें बहुत से अफसरान को, एजेंसीज़ को बुलाया भी गया है। लेकिन अब ये बात डिस्क्लोज़ हुई है कि ये सब कुछ आर्मी आगाही नेटवर्क खुद कर रहा है, ये कोई PMLN की टीम जो है वो नहीं है। और यहाँ पर बहुत इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो एक हिंदुस्तानी एजेंट हैं, वो एक अमरीकी शहरी हैं, हालांकि उनके पास सिर्फ अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। वो बड़े इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के वकील रहे हैं, उन्होंने बड़े भारी भरकम केसेस लिए हैं, बहुत पैसा बनाया है। यानी जिस तरह से उन्हें डिमोनाइज़ किया जा सकता था वो किया गया है। और उसके बाद एक बुकला का कोई फोरम बना दिया गया है जो क्लेम करता है कि अगर रियासत इतनी कमज़ोर है कि जस्टिस बाबर सत्तार को हटा नहीं सकती, उनके खिलाफ इकदाम नहीं कर सकती, तो फिर वकला को ऐसा इकदाम जो है वो खुद करना पड़ेगा। ये बाबर सत्तार के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया और जिस तरह से उनके ऊपर हमले किए गए, ये वही सूरत हाल है जिसकी तरफ इनडायरेक्टली इशारा किया ऑनरेबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक प्रोसीडिंग के दरमियान आज के दिन में, जहां पर डॉक्टर शहबाज गिल के भाई का केस उनके सामने था। उन्होंने एडवोकेट जनरल को, जो प्रोसिक्यूशन का वकील था, जब उससे बात हुई उसने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को मैं बताऊंगा, मैं कमिश्नर को बताऊंगा। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि उनको तो हमें बुलाना ही पड़ेगा, वो बेचारे भी क्या कर सकते हैं, उनके भी हाथ में क्या होगा। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वहाँ एक बड़ा सिनिकल किस्म का कमेंट दिया, जो बड़ा रियलिस्टिक सिनिकल कमेंट था। उन्होंने कहा अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि आप तो जज साहिबान को भी टारगेट कर रहे हैं, उनको भी हरासा कर रहे हैं। जब जज साहिबान असूल, कानून और आइन की बात करते हैं तो आप उनको, उनके ख़ानदानों को टारगेट करते हैं। याद रहे कि कभी उनकी डिग्री का इशू उठाते हैं, कभी उनकी जायदाद का इशू उठाते हैं। मेरी डिग्री तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पिछली बिल्डिंग थी वहाँ मेरे दफ्तर के अंदर दीवार पे लगी होती थी, सब देख चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ मेरी सारी पब्लिकली डिक्लेयर्ड हैं। और ये क्लियर रेफरेंस था जिस तरह से जस्टिस बाबर सत्तार को टारगेट किया गया। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा आगे चलता हूँ और मैं आपके ऊपर स्क्रीन पे तो मेरी कोशिश है कि मैं ये जो स्टोरी है ड्रॉप बॉक्स की वो भी मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँ। उसके अंदर जो ट्विटर हैंडल्स हैं आर्मी आगाही नेटवर्क के, जो उन्होंने कोट किए हैं वहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊँ। लेकिन अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ जो ड्रॉप बॉक्स की स्टोरी में तो नहीं है, लेकिन मुझे ये शक है एज़ पर माई एनालिसिस कि ये ट्विटर हैंडल जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने लगा हूँ इसका भी ताल्लुक उसी सो कॉल्ड आर्मी आगाही नेटवर्क से ही होगा। ये एक ऐसा ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है निशवान नबील। इससे 8 ऊपर नीचे एक थ्रेड जो है ट्वीट्स का किया गया है, जिसमें बहुत ही फ़ख्र से ये बताया गया कि बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स ग्रास, जो इमरान खान और जमामा इमरान के दोस्त हैं और जो इस्लामाबाद आए थे इमरान खान का इंटरव्यू करने के लिए, जब अपने होटल के कमरे में बड़ा एक चाय का प्याला पी रहे थे तो 7-8 खूबसूरत जवान, लिखा गया है कि खूबसूरत जवान जो हैं
जो काम आए थे बहुत ही गंदा और घटिया करने के लिए, उनको खूबसूरत नौजवान लिखा गया है। वो उनके कमरे में दाखिल हुए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, ये नहीं बताया कि उन्होंने अपने आप को क्या इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उन्होंने चार्ल्स ग्लास के साथ गप लगाई, फिर चार्ल्स ग्लास को ये कहा कि आपको फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ना होगा क्योंकि आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है। चार्ल्स ग्लास हक का बक्का रह गया, लेकिन उसको कहा गया कि जनाब यहाँ से निकलें पाकिस्तान से। उसको वहाँ से एयरपोर्ट ले जाया गया, जहाज़ के ऊपर बिठाया गया और उसको वहाँ से भेज दिया गया। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये असल कहानी है ही नहीं। अगर आपने असल कहानी सुननी है कि चार्ल्स ग्लास को किस तरह से हरासा किया गया, अगवा किया गया, हब्से बेजा में रखा गया, ज़बरदस्ती पाकिस्तान से निकाला गया, और जो एक तरह से एक्ट ऑफ टेररिज्म है एक रिस्पेक्टेड बरतानवी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़, तो आप डॉक्टर शहबाज गिल का वीलॉग जो है वो देखें, जिसमें उन्होंने बहुत से सोर्सेज को कोट करके बताया कि चार्ल्स ग्लास जो कि इमरान खान का इंटरव्यू करने के लिए बरतानिया से आए थे, जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब को ईमेल भी डाली हुई थी, जो बाकायदा वीज़ा लेकर पाकिस्तान में आए थे, वो अडियाला जेल में भी गए। अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर उन्होंने कुछ मुख्तसर कॉमेंट भी इस हवाले से किए थे। उनको जब पकड़ा इन लोगों ने आके, जिनको कहा जा रहा है कि खूबसूरत नौजवान थे, तो उनके साथ बहुत बड़ी भारी तादाद के अंदर इस्लामाबाद की पुलिस भी थी। उनका पूरा ऑपरेशन जो था उसको एसपी जो है इस्लामाबाद के वो उसको सुपरवाइज़ कर रहे थे, और ये उनको उस वक्त जो है कॉर्नर किया गया जब वो एक इंतहाई मुमताज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और ऑथर जनाब जाहिद हुसैन साहब के ग़ालिबन घर में थे। यही नाम मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, शहबाज गिल ने कहा, और उनको फोर्स किया गया कि आप यहाँ से जाएं। उन्होंने कहा मेरे सामान होटल में पड़ा है। उनको कहा गया 5 घंटे हैं हमारे पास आपको पाकिस्तान से निकालने के लिए, अगली फ़्लाइट 5 घंटे में निकल जाएगी जो इत्तेहाद की थी। उनको ज़बरदस्ती जाहिद हुसैन साहब के घर से फोर्स आउट किया गया, यानी हब्से बेजा में रखा गया, उनको होटल में ले जाया गया, उनका सामान उठाया गया, उनको एयरपोर्ट ले जाया गया, और ज़बरदस्ती जहाज़ के अमले को कहा गया कि ये इनको ऑर्डर ये है कि ये यहाँ पर उतर नहीं सकते अबू धाबी में कहीं पर भी, क्योंकि इत्तेहाद अबू धाबी की एयरलाइन है और इनको अब बरतानिया ही जाना होगा। ये कितना एक अजीब व गरीब किस्म का एक्ट है, ये कितना एक क्रिमिनल एक्ट है, जबकि एक रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो है वो इन्फॉर्म करके वीज़ा लेकर पाकिस्तान आता है, उसको इस तरह से निकालना कितना गैर जिम्मेदाराना है, क्रिमिनल एक्ट है। और पाकिस्तान की रियासत जो है वो किस हद तक डिजेनरेट हो चुकी है। लोग कहते हैं पहले भी ऐसी चीज़ें होती रहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को इस किस्म के कामों के लिए इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन इसमें मज़ीद जो मुझे ताज्जुब की, परेशानी और अफसोस की बात है कि ये शख्स जिसका नाम फेक नाम होगा निशवान नबील, जो मेरे हिसाब से आर्मी आगाही नेटवर्क का ही एक मेंबर है, इसने बहुत मज़े ले के और बड़े फ़ख्र से इसको डिस्क्राइब किया है, इस पूरे वाक़े को, जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। इससे ये पता चलता है कि ये जो नौजवान अफसरान हैं जिनकी उम्रें ग़ालिबन 20-21 अर्ली 20s में होती होंगी, सेकंड लेफ्टिनेंट और कैप्टन वगैरह की यही उम्रें होती हैं, ये बिल्कुल इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं कि जो काम इनसे करवाए जा रहे हैं, जिस काम के ऊपर ये फ़ख्र कर रहे हैं, ये आर्मी एक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, यानी पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, और जो आर्मी ऑफिसर्स ने ओथ लिया है पाकिस्तान का, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे ज़ाती कमेंट्स नहीं है, ये मैं सिर्फ इसको उर्दू में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये जो स्टोरी है ड्रॉप बॉक्स की, उसमें क्लियरली कैटेगोरिकली ये चीज़ लिखी है। डॉक्टर शहबाज गिल ने भी ये चीज़ जो है अपना जो उनका वीलॉग है उसमें उन्होंने दोहराई है, और उसमें ड्रॉप बॉक्स की स्टोरी जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा उसमें क्लियरली ये चीज़ जो है वो लिखी हुई है। अब आते हैं जनाब ज़रा सोशल मीडिया फायरवॉल की तरफ कि उसमें क्या नई नई जिद्दतें जो हैं वो की जा रही हैं। इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि सोशल मीडिया फायरवॉल के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डेवलपमेंट्स हैं, नई डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। इस वक्त गुज़िश्ता 24 घंटे से पाकिस्तान के मीडिया के अंदर और पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग और अखबारात के अंदर एक बड़ी तेज़ व तुंद और तीखी किस्म की ये डिस्कशन हो रही है, ये सवालात उठ रहे हैं, कॉलम छप रहे हैं, एनालिसिस छप रहा है कि 48 घंटे पहले पाकिस्तान के इंटरनेट को जो झटका लगा और कई घंटों के लिए पाकिस्तान के बड़े शहरों में, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, रावलपिंडी में, सरगोदा में और बहुत से और शहरों में जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो थी वो डिसरप्टेड रहीं, या तो बिल्कुल कमज़ोर थी या सिरे से थी ही नहीं। वो मामला था क्या, और कोई भी सरकारी इदारा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हो या कोई और इदारा हो या पाकिस्तान के टेलीकॉम कंपनीज़ हों, वो उसकी कोई भी खातिर ख़ास सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे सका। तो समझ नहीं आ रही। वैसे पीटीए ने दरमियान में ज़रूर ये क्लेम किया कि लगता है कि मरीन केबल या मरीन सी केबल जो है वो लगता है कटी हुई थी या उसकी कोई डिसरप्शन थी। लेकिन इंटरनेट के जो नेट मॉनिटर्स हैं दुनिया भर में बेस्ड, बाहर मगरबी दुनिया में, उनका कहना यह है कि इंटरनेशनली कोई मसला नहीं था, और उनके जो इक्विपमेंट और उनके इंस्ट्रूमेंट्स ये बताते हैं कि जो कोई भी मसला था वो पाकिस्तान के अंदर एक अंदरूनी मसला था।
तो वैसे तो पीटीए कहती है कि मरीन केबल का कोई इशू था, लेकिन जो ज़राए हैं तो सो कॉल्ड सोशल मीडिया के या सरकार के इदारों के करीब, वो दबे अल्फाज में ये कहते हैं कि दर हकीकत वो एजेंसीज़ और मुख्तलिफ इदारे जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है इस सो कॉल्ड सोशल मीडिया नेटवर्क को, फायरवॉल को डेवलप करने के लिए, जो दर हकीकत कोई परचेज्ड सिंगल एंटिटी फायरवॉल नहीं है, बल्कि बहुत से प्रोसेसेस का, बहुत सी एजेंसीज का जो नेट एफर्ट्स है उसका एक मजमुआ है, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपनी कैपेसिटीज़ को, अपनी स्किल्स को फाइन ट्यून करने के लिए। यानी क्या स्किल्स को फाइन ट्यून करना चाह रहे हैं जिसके नतीजे में उन्होंने ये डिसरप्शन जो है वो पैदा की। तो बताया जाता है कि दर हकीकत वो एक जनरलाइज्ड कंट्रोल के मुकाबले में ज़्यादा स्पेसिफिक फाइन ट्यून कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, जहां इंडिविजुअल आईएसपी जो होते हैं, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको चाहें तो स्विच ऑन स्विच ऑफ करें, ब्लॉक करें, और इंडिविजुअल जो अकाउंट्स हैं, जैसे मेरा ये यूट्यूब अकाउंट है, इसको इंडिविजुअली तौर पर गुम कर दिया जाए। और वो इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है कि जो बफरिंग अपीयर होती है, बिकॉज बफरिंग अपीयर होने का मतलब यह है कि लोगों को पता चलता है कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब जो चैनल है इसका कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट था, या सरकार इससे इतनी खाइफ है कि इसे सेंसर किया जा रहा है, उससे बदनामी होती है। तो उसका हल ये है कि चैनल को उसकी विजिबिलिटी ख़त्म कर दी जाए, वो लोगों की फीड में ना आ सके, वो उनको होम के ऊपर नज़र ना आए, और यही सूरत हाल जो है वो फेसबुक के हवाले से भी है। तो आपने ये भी आप नोट करें कि गुज़श्ता 48 घंटे में इस नाचीज़ का जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इनकी जो वीडियोज़ हैं, उसकी जो व्यूअरशिप है, उसमें अचानक तकरीबन 40 से 50% उसमें कमी है। यानी अगर कहीं उसको 1,20,000, 1,30,40,000 उसको व्यूज़ थे, तो वो अभी सडनली जो है वो रिड्यूस होकर 80,000, 90,000 के ऊपर चले गए हैं, और उसमें तकरीबन 40 से 50% की उसमें कमी हो गई है। ये वो सूरत हाल है जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि इस चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, नेट अपने नोटिफिकेशंस को खोलें, इसको शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट्स करें। ख़ास करके अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपकी जो ये एक्टिविटी है वो कम से कम इस चैनल को बचाने में और इसकी विजिबिलिटी को मेंटेन रखने में एक रोल जो है वो प्ले कर सकती है। अब देखिए, गुज़श्ता 24 घंटे की एक डेवलपमेंट ये भी है कि पीटीए के चेयरमैन ने अपनी एक प्रेस स्टेटमेंट इशू की है और हुकूमत को ये बताया है कि बहुत जल्दी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स वीपीएन जो हैं उन्हें पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, और बहुत कम वीपीएन जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर सकेंगे। वहाँ पर इनकी हिकमत अमली और कोशिश ये है कि जो वीपीएन हैं दुनिया भर के, उन्हें मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान में रजिस्टर करें, और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वही, न सिर्फ ये कि वीपीएन्स को मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान में रजिस्टर करें, और सिर्फ वही वीपीएन पाकिस्तान में अवेलेबल रहेंगे पाकिस्तान के जोग्राफिया में जिन्होंने पीटीए के पास रजिस्टर किया होगा, बल्कि जो फ्रीलांसर्स हैं, जो यूट्यूब के लोग हैं, वो भी अगर कोई वीपीएन यूज़ करते हैं तो वो भी उसको रजिस्टर करेंगे। जो बिजनेसेस हैं और जो पाकिस्तान से आईटी एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं, उन्हें भी अपने वीपीएन जो हैं उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को लेकर ये आगे जा रहे हैं, और एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल जो है ये यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें आप थोड़ा सा ये देखिए कि जो चीज़ पाकिस्तान में की जा रही है ये वही चीज़ है जो 1947-48 में बरतानी फ़िलासफ़र मुसन्निफ जॉर्ज ऑरवेल की जो किताब थी 1984, जिसके बाद एक टर्म आई थी मगरबी लिटरेचर के अंदर, दुनिया भर के लिटरेचर में, जिसे ऑरवेलियन कंट्रोल कहते हैं या ऑरवेलियन स्टेट कहते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर आपके साथ इसके इमेजेस शेयर भी करूंगा। वो दुनिया की कोई और स्टेट ऑरवेलियन स्ट्रक्चर बना सकी, इतना कामयाब ये नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर महज एक इलीगल, गैर कानूनी शरीफ जरदारी आसिम रजीम को बचाने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक मुकम्मल ऑरवेलियन कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है, उसको बिल्डअप कर रहे हैं। और इनके जहन में जो मॉडल है वो मुत्तहिदा अरब इमारात और यूएई का है, जहां फॉर इंस्टेंस आप व्हाट्सएप की जो कॉल है उसकी ऑडियो कॉल आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उसके टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, उसके इमेजेस जा सकते हैं। वहाँ उनके मकसद बुनियादी तौर पे कमर्शियल है, और उन्होंने अपनी एक बॉटम के नाम से अपनी एक ऐप भी यूएई ने एक चंद महीने पहले या एक साल पहले इंट्रोड्यूस की है। और पाकिस्तान के अंदर भी अब जिक्र हो रहा है बीप का, कि बीप के नाम से, BEEP, बीप के नाम से एक ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो की जाएगी। कहा तो ये जा रहा है कि बीप जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए होगी। ख़तरा ये है कि लोगों को कहा जाएगा कि व्हाट्सएप बैन हो गया है, आप लोग बीप जो है उसको इस्तेमाल करें। मुझे खुशी ये है कि पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के बड़े अखबार डॉन ने इस ख़तरे को महसूस किया है, और गुज़िश्ता चंद हफ्तों में और दिनों में डॉन में ताबड़तोड़ इस हवाले से कई कॉलम भी छपे हैं, डॉन के एडिटोरियल भी हैं, जिसमें इन इश्यूज़ को उठाया गया है कि आखिरकार महज इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करने के लिए ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया के साथ क्या करना चाह रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं एक दो और डेवलपमेंट्स का, छोटी छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स का
मैं यहाँ पे जिक्र करूँ, मैं पाकिस्तान के जो डायस्पोराज हैं उनको एड्रेस करके उन्हें एक चीज़ का एहसास दिलाना चाहता हूँ आप सबको, जो अमेरिका में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या कनाडा के अंदर हैं, या बरतानिया में हैं, यूरोप के किसी भी शहर के अंदर आप हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एक डेमोक्रेटिक माशरों के अंदर आप एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इंतहाई खुशनसीब लोग हैं। चाहे आप चुंगे में यहाँ पर इकनॉमिक माइग्रेंट ही आए थे, एक बेहतर जॉब की तलाश में आए थे, इकनॉमिक सर्कमस्टेंसेस अपने इम्प्रूव करने के लिए आए थे। आप जब पाकिस्तान से निकले तो आप ये समझ रहे थे कि आप माशी तंगी में अपना इकोनॉमिक फ्यूचर बनाने निकले हैं, गो कि वो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ख़राब रही है, जिसकी वजह से आपको वहाँ से निकलना पड़ा, वो हमेशा उसके अंदर वहाँ की जो डिस्टर्ब पॉलिटिक्स थी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन अब तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक इंतहाई पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड जगह है, जहाँ एक ऑरवेलियन कंट्रोल जो है, एक ऑरवेलियन स्टेट खड़ी की जा रही है, जिसमें शरीफ जरदारी रजीम को, उनके नाजायज़ रजीम को, एलीट कंट्रोल को प्रिजर्व करने के लिए पाकिस्तान की जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन हाईवे है, जिसने गुज़िश्ता 10-15-20 बरस में तरक्की की थी, उस इंफॉर्मेशन हाईवे को डिसरप्ट किया जा रहा है सिर्फ इन लोगों के नाजायज़ इक़्तिदार को बचाने के लिए। अब ज़रा इमेजिन करें कि इंसानी माइंड जो है, और सबसे इंटेलिजेंट जो प्लेटफॉर्म है वो ट्विटर है, जिसका गला पाकिस्तान में घोंट दिया गया है 17 फरवरी 2024 के बाद से। और जो आइडियाज़ होते हैं ये फ्यूल होते हैं माइंड का, जो आइडियाज़ हैं वो माइंड को प्रोवोक करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। इंसानी जहन की नशो नुमा के लिए जो आइडियाज़ हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे और नौजवान ग्रो करेंगे वो बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ के तौर पे ग्रो करेंगे, जिस तरह के ज़ॉम्बीज़ मुत्तहिदा अरब इमारात और ये तमाम अरब ममालिक जो हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो अगर आप उसको एक हिंदुस्तानी बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले में खासी कम है, और वो कोई भी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन लाइफ में कर नहीं सकते। जिस दिन इनका रिसोर्स ख़त्म हो गया फिर देखिए इनके साथ होता क्या है। ये एक उन अंधों की तरह होंगे जिनकी अचानक आप उसकी जो ख़ास किस्म की ऐनकें जब छीन लेंगे तो ये चल नहीं पाएंगे, ये सिर्फ अपनी रिसोर्स की सर के उसके बलबोते के ऊपर जो है कि कर रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो एक अजीब शादोले की चुइयाँ और पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उससे आपके बच्चे जो हैं वो महफूज रहेंगे। आप चाहे यहाँ पे कम रिसोर्सेज के साथ आए थे, लेकिन आपका सबसे बड़ा असासा आपके बच्चे हैं जो अब एक इंटेलिजेंट, जिनको मौका मिल रहा है कि वो अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकेंगे और अपनी बेहतर मुस्तकबिल की वो तशकील कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप पीछे मुड़ के देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और किस तरह से आप पाकिस्तान की रियासत और अपने ओरिजिन की जो जगह है उसकी आप मदद कर सकते हैं। अब दो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हैं, दो छोटी सी डेवलपमेंट है। पहली तो ये डेवलपमेंट एब्जॉर्ब करें कि अभी मुझे ये खबर मिली है कि इन दी ऑरवेलियन स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इन दी ऑरवेलियन रिपब्लिक एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान, 5 अगस्त 2024 में सवाबी में सवात के अंदर इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस बहुत बड़े जलसे का इनेकाद कर रही है, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी को पूरा 1 साल हो जाएगा। याद रहे कि 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को एक फजूल वाहियात केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका मकसद था कि इनको मसलसल मुख्तलिफ केसेस बना के गिरफ्तार ही रखा जाए, क्योंकि कई केसेस में उनकी रिहाई हो चुकी है लेकिन हर दफ़ा एक नया केस बना लिया जाता है। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए जो जलसा हो रहा है, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स को आज के दिन में ये हुक्म दिया गया है कि आप इस जलसे की कोई कवरेज नहीं करेंगे, इसकी झलकियां भी नहीं दिखाएंगे। तो सोशल मीडिया वाले तैयार हो जाएं कि अपनी वीडियोस खुद से बनाएं और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करें। दूसरी तरफ से सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की भी हर तरह की कोशिश जो है हो रही है। अब एक छोटी सी पॉजिटिव खबर आपको ये बताऊं कि काजी फाइज ईसा साहब को, काजी वक्त को एक और थप्पड़ पड़ा, एक और उनको रिवर्सल हुआ जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने एक बार फिर उनकी ओपिनियन को रद्द कर दिया। और ये ताल्लुक़ इसका है शहीद अरशद शरीफ के केस से। ये वही केस है जिसका एक दिन पहले मैंने जिक्र किया था, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ भी था कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 3 मेंबर बेंच को क्यों कैंसिल कर दिया और उन्होंने क्यों लार्जर बेंच बनाने की बात की है। लेकिन अब सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है, क्योंकि पहले 5 मेंबर बेंच था तो काजी साहब ने चालाकी करके बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को वायोलेट करते हुए एक 3 मेंबर बेंच खुद से बना दिया था। मंसूर अली शाह साहब ने इसको वापस भेजा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, जहां वो खुद थे, और उनको ज्वाइन किया जनाब मुनीब अख्तर साहब ने, और दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि 5 मेंबर का लार्जर बेंच होगा, जिसको हेड तो कर रहे हैं जनाब जमाल मंदोखेल साहब, लेकिन उनके साथ अतर मनल्ला भी इस बेंच में हैं, आयशा मलिक भी इस बेंच में है, मेरा ख्याल नईम अफान भी इस बेंच के अंदर हैं। अब देखना होगा कि ये बेंच जो है वो क्या करता है। काजी साहब ने बड़ा जोर लगाया कि ये 5 मेंबर लार्जर बेंच नहीं बनना चाहिए, लेकिन 5 मेंबर लार्जर बेंच बन गया है। उम्मीद यही है कि इसमें कोई बेहतरी आएगी, कोई प्रोग्रेस हम देख सकेंगे। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।